पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को बहुत ही विस्तार से सीखा था। उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने उसको समझा था। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद थे, यानी अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का था। मैं क्रमशः उनके पुनः नाम आपको बता रहा हूँ। पहला था छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा था वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा था श्रुत्यानुप्रास अलंकार, चौथा था लटानुप्रास अलंकार और पांचवा था अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद थे। उनमें से हम लोग आज पहला लेते हैं छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास को मैं बहुत ही आसानी से आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सिर्फ आप जो है मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और जहाँ जहाँ मेरी कलम चल रही है उसको ध्यान से देखते रहिए। निश्चित रूप से आपको बात समझ में आ जाएगी। कुछ दम नहीं है, बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं छेकानुप्रास क्या है। जिस काव्य में एक या अनेक वर्ण, एक या अनेक वर्ण वो भी क्या होंगे? व्यंजन होंगे। देखिए आपको पता है कि जो हम क ख ग घ ज्ञ तक पूरा पढ़ते हैं वो व्यंजन होता है, और जब अ आ इ ई पढ़ते हैं तो वो स्वर होता है। तो यहाँ पर व्यंजन जो वर्ण होंगे, वर्ण का मतलब जो ध्वनियाँ होंगी वो व्यंजन की होंगी। उनकी आवृत्ति एक बार होगी, काव्य में उनकी आवृत्ति एक बार होगी। उनका या तो रूप मिलेगा और या तो वो क्रमशः होंगे। ठीक है, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण देखिए, कहत कत परदेसी की बात। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक क आया है, इसके अलावा एक क यहाँ आया है। तो क की आवृत्ति जो है सिर्फ एक बार हुई है, पहले को नहीं गिनते हैं, उसको छोड़ के सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है? छेकानुप्रास है। आप कहेंगे नहीं सर एक का यहाँ भी आया है, आप इसको क्यों नहीं गिन रहे हैं? तो देखिए परिभाषा को ध्यान से देखिए, क्रमशः हों, और यहाँ पर ये परदेसी के बाद आया है, क्रम छोड़ के आया है, इसीलिए हम इसको नहीं गिनेंगे। क्रम से आना चाहिए, लगातार आना चाहिए, हम उसी को गिनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, बंदहु गुरुपद पदुम परागा। बंदहु गुरुपद पदुम परागा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ण ये पूरा इतना दोनों यहाँ पे दोनों मिल रहा है और क्रम से आ रहा है, पद पद। यहाँ पे रूप एक है, यहाँ पे वर्ण न कह करके हम कहें कि इनका स्वरूप ही मिल रहा है दोनों का, और इस पद के अलावा पद एक बार और आया है। यहाँ वर्ण नहीं गिनेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम प नहीं गिन रहे हैं, यहाँ हम पद की बात करें कि पद यहाँ भी आया है, पद यहाँ भी आया है, और इस पद के अलावा पद एक बार और आया है। तो जहाँ पर एक या अनेक वर्ण एक ही बार आए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पद के अलावा पद एक बार और आया है, इसलिए इस लाइन में भी छेकानुप्रास अलंकार है। तीसरा देख लीजिए, देखिए रीझ के बाद इस रीझ को छोड़ दीजिए तो रीझ एक बार और आया है। रहस, इस रहस को छोड़ दीजिए तो एक रहस एक बार और आया है। इस हंस को छोड़ दीजिए तो हंस एक बार और आया है। तो इस तरह से इनकी आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रही है। ठीक है, और देखिए अगला चीज़ कह रहा है, तो इनका देखिए रूप भी रीझ, तो रझ रहस रहस हस हस क्रमशः आ भी रहे हैं और इनका रूप भी मिल रहा है और सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, इसलिए तीसरे में भी कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, परिभाषा में देख लीजिए। हमें सिर्फ वर्णों को देखना है, व्यंजनों को देखना है, उस पर जो ये झी ई की मात्रा लगी है या दू की जो मात्रा लगी, इस पे ध्यान नहीं देना है कि मात्रा क्या है। वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी या पद की आवृत्ति या उनका स्वरूप जो मिलता रहेगा उनकी भी आवृत्ति एक बार होगी। तो हमें मात्राओं पर ध्यान नहीं देना, जो पद में जो वर्ण आए हैं उन पे ध्यान देना है। इसीलिए मैंने ये कहा कि रझ रझ रहस रहस हस हस। ठीक है, देखिए इनका रूप एकदम मिल रहा है और क्रम से भी आए हैं। तो ठीक है, अब स्पष्टीकरण में भी जरा देख लीजिए। उपर्युक्त प्रथम उदाहरण में
क वर्ण की आवृत्ति एक बार है। क ये है, इसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार है, इसको नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे मैंने बता दिया। अब दूसरे में देखिए, ये दोनों एक साथ सेम मिल रहे हैं। हम प द अलग नहीं करके प और द दोनों को साथ लेंगे तो पद एक बार के अलावा पद एक बार और आया है। ठीक है, आगे देखिए, वही लिखा है कि दूसरे उदाहरण में प द वर्ण की आवृत्ति एक बार उसी स्वरूप और उसी क्रम में हुई है। तीसरे उदाहरण में रीझ रीझ रसी रहसी रहसी हंस हंस की आवृत्ति भी एक बार हुई, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, एक दो उदाहरण और देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। देखो दुरौ वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। अगर आप ध्यान दीजिए इसको तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ द है और जैसे ही ये ख खत्म होता है फिर से द आ गया, तो यहाँ द जो वर्ण है इसकी आवृत्ति एक बार और है। आगे देखिए, यहाँ कुंज है, कुंज ज जैसे ही खत्म होता है, ये शब्द खत्म होता है फिर से क आ जाता है, तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। तो पहली लाइन में द एक बार आया है और मतलब उसकी आवृत्ति हुई आया है, मतलब एक बार के अलावा एक बार आया है तो हम एक ही बार गिनेंगे। फिर क की आवृत्ति भी एक बार है, यहाँ कुंज में क आया है और यहाँ कुटीर में क आया है। तो कहने का मतलब कि ऊपर की लाइन में 6 का अनुप्रास इसलिए है क्योंकि द की आवृत्ति एक बार हुई है और क की आवृत्ति हुई है। दूसरी लाइन पढ़िए, मैन मनोहर बैन बजे। अगर आप इस पर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि म के बाद फिर से म आ गया है। जैसे ये शब्द खत्म होता है, इसका म है फिर इसका म शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए ब जैसे ही खत्म हो शुरू है और जैसे न के बगल में देखिए क्रम से फिर ब आ गया है। तो दूसरी लाइन में म की आवृत्ति है और ब की आवृत्ति है, तो दूसरी लाइन में म और ब की आवृत्ति होने के कारण 6 का अनुप्रास है। इस उदाहरण को देखिए, नीचे वाले को, पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो देखिए प है और जैसे ये शब्द खत्म होता है दूसरे के किनारे भी प है, तो इसमें प की आवृत्ति एक बार है, तो नीचे प की आवृत्ति होने के कारण ये जो काव्य है ये 6 का अनुप्रास है। तो मेरे ख्याल से बात अब क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने 4-5 उदाहरण से बता दिया है कि जब भी किसी काव्य में कोई वर्ण एक बार और आ जाए या वो क्रम से आए या उनका स्वरूप मिलता रहे तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग अनुप्रास अलंकार के किसी दूसरे रूप को लेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही।